साइटोकाइंस की बायोलॉजी पे आते हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं बेसिकली, कैसे इसकी हिस्ट्री ये डेवलप हुए, क्या इसका पूरा हिस्ट्री है वो हम देखते हैं कि एक्चुअल में इनिशियल फेज में 1948 में जब पेरिटोनियल एक्सुडेट सेल रिलीज ए सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग फीवर, सबसे पहले पायरोजन की स्टडी हुई कि आखिर किस टाइप से फीवर प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और ये फीवर के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जो फीवर के सेंटर है, पायरोजन का जो सेंटर है उस पर एक्ट करते हैं ब्रेन में और फीवर कॉज करते हैं। तो ये जो पायरोजेनिक सब्सटेंस है, सबसे पहले पेरिटोनियल एक्सुडेट सेल रिलीज सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग फीवर। ऐसा पाया गया कि जो पेरिटोनियल में जो पेरिटोनियम होता है उसमें जो एक्सुडेट मिला था उससे फीवर प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइप के पायरोजन को कहा गया उस समय ग्रेन्युलोसाइट पायरोजन। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट पायरोजन पेरिटोनियल से। फिर इसके बाद इंजेक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन इनटू रेबिट्स इंड्यूस ए प्लाज्मा प्रोटीन इंड्यूसिंग फीवर। तो जब एंडोटॉक्सिन डाला गया एक रेबिट में, तब ये देखा गया कि उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें भी कुछ फीवर प्रोड्यूसिंग फैक्टर मिले हैं, पायरोजन मिले हैं। उसका नाम दे दिया गया उस समय एंडोजिनस पायरोजन। ठीक है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन से था और वो एंडोजिनस रहा बॉडी में, तो एंडोजिनस। फिर तीसरा है मटेरियल फ्रॉम ल्यूकोसाइट प्रोड्यूसेस एन एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। तो ल्यूकोसाइट्स से एक्यूट फेज रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था। तो ऐसा कहा गया कि भाई पहले के जो दो हैं वो तो चलो बैक्टीरियल ओरिजिन के हैं, पर तीसरा जो है वो है ल्यूकोसाइट। उसका नाम दे दिया गया 1969 में ल्यूकोसाइट एंडोजिनस मीडिएटर, LEM, ल्यूकोसाइट एंडोजिनस मीडिएटर। तो क्योंकि ये ल्यूकोसाइट एक्यूट फेज प्रोटीन रिलीज कर रहा था। इसके बाद एक्टिविटी स्टिमुलेट्स लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। तो कुछ ऐसे मीडिएटर आए जो लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, तो उसका नाम दे दिया लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग फैक्टर, LAF। ठीक है, इसके बाद में मोनोसाइट फैक्टर इंड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कोलेजिनेज सिंथेसिस। तो ऐसे मोनोसाइट फैक्टर हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसे को नाम दे दिया मोनोन्यूक्लियर सेल फैक्टर, मोनोन्यूक्लियर सेल फैक्टर। फिर इसके बाद में फैक्टर्स स्टिमुलेट कार्टिलेज ब्रेकडाउन। तो जो कार्टिलेज का ब्रेकडाउन करते हैं उसको हम कैटाबोलिन्स कहते हैं, कैटाबोलिन्स। तो फाइनली क्या हुआ, इतने सारे नाम देने पर बाद में समझ में आया कि ये सारे फैक्टर तो बेसिकली एक ही हैं, जो कि पायरोजेनिक एक्टिविटी रखते हैं और सेप्टिक शॉक करते हैं। तो इसको फाइनली एक इंटरनेशनल लिम्फोकाइन वर्कशॉप हुई, तो वहाँ पर इसका नाम दिया गया 1979 में इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन 1 नाम दिया। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 1 बेसिकली क्या है, इन 1979 वॉज नेम्ड इंटरल्यूकिन 1 एंड बिकेम द प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल फॉर फैमिली ऑफ प्रोटीन्स नाउ गिवन द जनरल टाइटल साइटोकाइंस। और उसी को हम अब जो है साइटोकाइन कहते हैं। ठीक है, एक जनरल टर्म दे दिया कि भाई ये साइटोकाइन है जो कि इंटरल्यूकिन 1 है, तो ये पायरोजेनिक एक्टिविटी रखता है। ठीक है, इस टाइप से नाम दे दिया। अब साइटोकाइंस क्या होते हैं, उसकी वर्किंग डेफिनेशन क्या है, तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जिस टाइप से एंडोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं वो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होकर के वो ब्लड स्ट्रीम में गए, ब्लड स्ट्रीम में जा कर के वो वेस्कुलर सिस्टम में गए, और वेस्कुलर सिस्टम में जा कर के ब्लड स्ट्रीम में जा कर के वो फाइनली गए टारगेट टिश्यू पर। तो टारगेट टिश्यू फॉर एग्जांपल थायराइड है, तो थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ना। तो ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एंडोक्राइंस, और लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर के एक्ट करते हैं। तो ये इस टाइप की जो एंडोक्राइंस हैं बेसिकली ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, या स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, 3 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन कंट्रास्ट साइटोकाइंस आर लार्जली इंड्यूसिबल प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स with a molecular mass less than 5 kilodalton, which can be secreted by any cell in the body with the possible exception of erythrocyte, and which can bind to and activate a range of cells. LPS is able to induce most cell population to synthesize a range of cytokines.
तो इन कंट्रास्ट साइटोकाइंस क्या हो सकते हैं, ये बेसिकली इंड्यूसिबल प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं और रिलीज होते हैं फ्रॉम अ सेल, होस्ट सेल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 5 किलो डाल्टन से भी कम होता है ना। और ये सेल्स बॉडी के सेल्स से ही सिक्रेट होते हैं और विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये एरिथ्रोसाइट से सिक्रेट नहीं होते हैं, ये याद रखना है। आरबीसी से साइटोकाइन रिलीज नहीं होते हैं, विच कैन बाइंड एंड एक्टिवेट ए रेंज ऑफ सेल्स, जो कि सेल्स से बाइंड होते हैं और बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इसका जो एक्शन है, अनलाइक एंडोक्राइन हार्मोन जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं, साइटोकाइन जनरली एक्ट एज ए लोकल लेवल, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, छोटे लेवल पे ही काम करते हैं, अपने आसपास की सेल को या किसी पर्टिकुलर टिश्यू को ही एक्टिवेट करते हैं। और साइटोकाइंस एक्टिवेशन जो है विद द हेल्प ऑफ एलपीएस कैन इंड्यूस द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू सेंसाइज द रेंज ऑफ साइटोकाइंस। ठीक है, एलपीएस से इंड्यूस होते हैं। अब बायोलॉजिकल एक्शन जो है क्या है, साइटोकाइन जब रिलीज़ हो गया तो रिलीज़ होने के बाद साइटोकाइन क्या क्या कर सकते हैं। तो साइटोकाइंस में बेसिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है और ये बायोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं विथ देयर हाई स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। हाई एफिनिटी रिसेप्टर होती है, मतलब इसके साथ जो रिसेप्टर इसके साथ जो जब बाइंड होता है तब उसकी एफिनिटी और रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल, इंड्यूसिंग स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट करते हैं, है ना। इवेंचुअली रिजल्ट्स इन स्विचिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स, तो ये कुछ जीन्स को एक्टिवेट करके जो सेल सिग्नलिंग है उसका काम भी करते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो बहुत अच्छा यहाँ दिया हुआ है कि साइटोकाइंस जो है सेल को एक्टिवेट करते हैं और सेल से ही रिलीज होते हैं। ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन और इंट्राक्राइन एक्टिविटी होती है इसकी, पैराक्राइन एक्टिविटी होती है। फिर ये यहाँ से एपोप्टोसिस का काम भी करते हैं सेल का, जिस सेल की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ से पर्टिकुलर साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है, उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा, यानी कि सेल डेथ हो जाएगी। दूसरा डिफ्रेंसिएशन का काम करते हैं, सेल को एक्टिवेट करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तीसरा प्रोलिफरेशन कराएंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसा ही है कि इनिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे साइटोकाइंस केवल प्रोलिफरेशन ही करते हैं, वो इनिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन भी करते हैं। साइटोकाइंस का काम होता है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करवाते हैं और डिफरेंट टाइप के जीन्स को एक्टिवेट करके मेटाबॉलिकली किसी भी सेल को एक्टिवेट करते हैं और ल्यूकोसाइट्स को, केराटिनोसाइट्स को, ऑस्टियोब्लास्ट्स मतलब ल्यूकोसाइट्स का कीमोटेक्सिस भी करवाते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का कीमोटेक्सिस भी करवाते हैं। साइटोकाइंस इसके अलावा दे कैन प्रोड्यूस अ मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोटीन्स, जैसे साइक्लोऑक्सीजनेस सेकेंड, इसको स्टिमुलेट करते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेस सेकेंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड एनो सिंथेज होते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होते हैं ये। इसके अलावा वेरियस एडिशन प्रोटीन्स भी, एडिशन रिसेप्टर भी ये बनाते हैं और ल्यूकोसाइड का माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि बहुत कम क्वांटिटी का साइटोकाइंस, लगभग 10⁻⁹ से लेकर 10⁻15 पर मोल जो है इसकी एफिनिटी होती है, एक्सट्रीमली बाइंड होते हैं और बहुत कम अमाउंट में साइटोकाइंस जो होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब साइटोकाइंस के नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। साइटोकाइंस बेसिकली 6 फैमिली में डिवाइड किया गया है। तो ये 6 फैमिली कौन कौन सी है ये याद रखना है। जैसे सबसे पहले इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस में पहली फैमिली आती है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन जो है इंटरल्यूकिन 1 से लेकर इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, ये 16 तक होते हैं, इंटरल्यूकिन 16 तक। इसके बाद साइटोटॉक्सिक साइटोकाइंस होते हैं जो कि सेल की डेथ करते हैं। तो ये वाले होते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा। फिर कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं जो कॉलोनी को स्टिमुलेट करते हैं, ये होते हैं इंटरल्यूकिन 3, GCSF, है ना। उसके बाद MCSF, फिर GMCSF, GCSF, MCSF, GMCSF। वाह यार, कितनी बढ़िया बात है। इसके बाद इंटरफेरॉन्स होते हैं ये,
तो इंटरफेरॉन जैसे इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा होते हैं, है ना, ये अगली फैमिली है। फिर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लेटलेट को की ग्रो करवाते हैं, है ना, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए। फिर कीमोकाइंस होते हैं, कीमोकाइंस में जैसे इंटरल्यूकिन 8 है, तो इंटरल्यूकिन 8 जो होता है वो कीमोकाइन होता है ना। अब ऐसा देखा गया है, पहले इसको इंटरल्यूकिन क्यों कहते थे? इंटरल्यूकिन मतलब होता था, इंटरल्यूकिन शब्द का मतलब होता था बिटवीन ल्यूकोसाइट्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये ल्यूकोसाइट्स से ही रिलीज हो रहे हैं। अब ये पाया गया है कि ये ल्यूकोसाइट्स के अलावा केराटिनोसाइट्स से, ऑस्टियोब्लास्ट से और फाइब्रोब्लास्ट से भी रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी इसको आप नहीं समझें कि जो इसका नाम दे दिया है साइटोकाइन का, वही नाम के बेसिस पे काम करता है। जैसे पहले देखा गया था कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा जो है वो बेसिकली ट्यूमर का नेक्रोसिस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेक्रोसिस में अब हेल्प ही नहीं करता। ये साइटोटॉक्सिक होता है लेकिन नेक्रोसिस में हेल्प नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये देखा गया कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये पाया गया है कि ये कभी मतलब एपिथेलियल सेल डिवीज़न का इनहिबिटर भी है। ठीक है, एपिथेलियल सेल डिवीज़न को इनहिबिट भी करता है ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग इनको रखना बड़ा मुश्किल हो गया, तो इसीलिए जो साइटोकाइंस हैं उनका इनके नाम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मान करके दे बाइंड टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर, और उन रिसेप्टर के बेसिस पर इनका जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे है वो सेम होने से, कॉमन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे होने से, उसके अकॉर्डिंग फिर इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है ना। तो मतलब एक तो रिसेप्टर बाइंडिंग के बेसिस पर लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द साइटोकाइन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिसेप्टर दे बाइंड बिकॉज दे डिफाइन टू सम एक्सटेंट कॉमन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। तो जिन जिन साइटोकाइंस के कॉमन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे थे और पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंडिंग होती थी, उस बेसिस पर फिर इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है।